हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बिटामैथ्स एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो हमारी जो सीरीज चल रही है एसआर सैनी बुक सॉल्यूशन की, उस सीरीज में हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन बोल देते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। प्रीवियस हमने 3 या 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखो ये जो हम क्लासेज ले रहे हैं, ये क्लासेज आप DSSB की जो आने वाली वैकेंसी है उसमें आपके लिए ये क्लासेज ये रामबाण साबित हो सकती हैं। जो आपका TGT और PGT में जो सेकेंडरी लेवल की मैथ्स पूछी जाती है उसमें ये जो चीज़ें हैं ये कन्फर्म एग्जाम में एसआर सैनी बुक से एज इट इज़ डिट्टो, मतलब उनमें वैल्यू भी चेंज नहीं होती, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये इसी क्वेश्चन की बात कर लो, ये जो क्वेश्चन है ये AIEEE 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो आप सभी को ये पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, है ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 10 से 15% क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से ही उठाए जाते हैं। सभी को पता है ये, चाहे जीके वाले पोर्शन में हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, चाहे लैंग्वेज की यदि बात करें, प्रीवियस ईयर से लगभग 10 से 15% क्वेश्चन आते हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो 15% से ज़्यादा क्वेश्चन भी अक्सर कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे RPSC सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, या फिर आप कॉलेज लेक्चरर में देखो तो ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं जो पिछले 10 से 15 सालों में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर जो अपनी जो नवकार पब्लिकेशन की बुक चलती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में JPH की बुक चलती है, वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं, नंबर्स भी चेंज नहीं होते। वो तो बात रही ग्रेजुएशन की पोर्शन की। यदि अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो ये जो एसआर सैनी बुक है, अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं DSSB की, NVS की, KVS की, या फिर RPSC सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, इन सब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी को तो देखो ये चीज़ें सारी पता है कि एसआर सैनी बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और जो जिनको पता है वो सॉल्यूशन भी इसका करेंगे ही, और जो सॉल्यूशन है उनको नहीं आएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर हर एक क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन आराम से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप प्रीवियस टॉपिक के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जैसे हमने लॉगरिथम करवा दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने करवा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने करवा दिया है, तो उन टॉपिक में से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एसआर सैनी बुक सॉल्यूशन के नाम से, एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक देखो हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक डिस्कशन कर लिया था। इस क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से, ठीक है। इसमें क्या गिवन है देखो, 1 + 2/3 + 6/3 का स्क्वायर + 10/3 की पावर 3, ये सीरीज बनते जा रही है कुछ, है ना। और इसमें कितने टर्म है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल के बताना है। तो कैसे बताओगे? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो सीरीज बन रही है अपनी वो क्या AP में है क्या GP में है। तो देखो ये सीरीज ना तो आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है और ना ही ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ये चीज़ बताई थी। देखो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर जो सीरीज बन रही है, सीरीज जो बन रही है अपने पास वो देखो इस तरीके से बन रही है। यहाँ पर देखो 1 है नीचे, इसके नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 3 है। आगे वाले स्टेप में 3 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर 5 आएगा, ऐसे आएगा ना। तो ये जो वैल्यू है इसको तो अपन मान लेंगे S, ठीक है। क्या मान लेंगे? इस वैल्यू को तो अपन मान लेंगे किसके बराबर? S के बराबर। तो ये मैंने लिख दिया, S किसके बराबर? 1 + 2/3 + 6/3 का स्क्वायर + 10/3 की पावर 3। आगे वाला पद भी ऐसे ही जाएगा और ये कहाँ तक? ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे इसमें डिनोमिनेटर में 3 की पावर बढ़ती जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, जो S निकाल रहे हैं उसको भी क्या कर लेंगे? S/3 निकाल लेंगे, ठीक है। ये S अपन कुछ भी मान सकते हैं। इसके लिए मैंने S/3 का मान निकाल लिया, तो S/3 क्या बनेगा? 1/3 + 2/3 का स्क्वायर + 6/3 की पावर 3। अब देखो ये S/3 क्यों किया है, ये जब मैं इन दोनों इक्वेशंस में से माइनस करके आपको एक इक्वेशन बना के दूंगा जो प्योरली GP सीरीज बनेगी, तब ये समझ में आएगा कि मैंने 3 से ही डिवाइड क्यों किया है, ठीक है। तो 3/3 की पावर 3 + 10/3 की पावर 4, और ये इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे ही बनते चली जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखो आपके पास S की वैल्यू आ गई, आपके पास S/3 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करके क्या निकाल सकते हो? इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करके आप S - S/3 क्या बनेगा? 2S/3 ना। तो ये 2S/3 आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 1
और यहाँ पर देखो 1/3। अब देखो डिनोमिनेटर में जो 3 आ रहा है या फिर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो 3 वाली स्टेप ही देखूंगा मैं, तो 2 माइनस 1/3 करूंगा। ऐसे नहीं कि 1 में से 1/3 माइनस कर दूंगा, ये भी एक पैटर्न से चलेगा आगे। क्यों चलेगा? देखो यहाँ पर 1/3 वाला है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर है तो इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो इन दोनों को माइनस करेंगे। आगे वाले स्टेप में जो 3 की पावर 4 के लिए आएगा उसमें से अपन ये नंबर माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 ये एज इट इज रहेगा ना, 1 तो रहेगा एज इट इज, प्लस 2/3 माइनस 1/3 क्या बना? 1/3 प्लस 6/3 की पावर 2 माइनस 2/3 की पावर 2, तो देखो 6 माइनस 2 4 अपॉन 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ 10 माइनस 6 क्या बनेगा? 4 अपॉन 3 की पावर 3, आगे बनेगा 4 अपॉन 3 की पावर 4, आगे बनेगा 4 अपॉन 3 की पावर 5। ऐसे ही ये स्टेप बाय स्टेप कितने जाएंगे? इनफाइनाइट टर्म्स तक ये हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं देखो 2s/3 आ गया अपने पास। अब देखो यहां से जो है 1 + 1/3 है, इसको अपन 4/3 भी तो लिख सकते हैं। आगे 4/3 का स्क्वायर, 4/3 की पावर 3 प्लस 4/3 की पावर 4, और ये ऐसे ही वैल्यूज इनफाइनाइट टर्म्स तक चलती जाएंगी, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है? ये 2s/3 की वैल्यूज ही आ रही है। अब देखो ये जो सीरीज बन रही है, अब 2s/3 वाली सीरीज बन रही है, ये पूर्णतः आपकी जीपी सीरीज बन गई, ठीक है। जहां से आपको इसका कॉमन रेशियो तो कितना मिल जाएगा? कॉमन रेशियो तो यहाँ से 1/3 मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी 4/3 बन जाएगी, ठीक है। या फिर आप 4 को कॉमन लेकर भी इसको बना सकते हो। तो 2s/3 यहां से कितना मिलेगा? 4 को यदि कॉमन लिया तो इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, जो होगा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो 4/3 और नीचे देखो यहां पर 3 आ गया और ये 2/3, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया? 2s/3 की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन हमें तो s की वैल्यू चाहिए ना। देखो हमने इस सीरीज को s के इक्वल में माना था, तो s हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा? s की वैल्यू हमें यहाँ से 3 के इक्वल में मिल जाएगी। तो जो ऑप्शन 3 दे रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 59 कर लिया, हम क्वेश्चन बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 60 की, ठीक है। अब देखो 1 से 100 तक के पूर्णांकों में 2 या 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग कितना होगा, ठीक है। आपको 1 से लेकर 100 तक इंटीजर दिए गए हैं, 1 से 100 तक इंटीजर हैं, और उन इंटीजर्स में से जो इंटीजर 2 या 5, मतलब 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी, दोनों से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, या फिर दोनों से भी ये हो सकता है। उन इंटीजर को आपको योग निकाल के बताना है, उन सभी इंटीजर्स का आपको सम निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। पहले मैं लेऊंगा 2 से डिवाइड होने वाले इंटीजर, तो 2 से डिवाइड होने वाले क्या बनेगा? 2 + 4 + 6 + 8 + और ये कहां तक? ये 100 तक, ठीक है। ये मैंने ले लिए 2 से डिवाइड होने वाले इंटीजर। फिर प्लस, अब 5 वाले ले लेंगे, तो 5 वाले कौन कौन से बनेंगे? 5 + 15 + और ये 20 + 5 + 10 + 15 + और ये कहां तक? 100 भी तो डिवाइड होगा, तो ये 100 तक जाएंगे। अब देखो आगे, फिर 2 और 5 दोनों से भी डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो जहां पर ये 10 नंबर आ रहा है, इस 10 को मैंने इसमें भी शामिल कर लिया, इसमें भी शामिल कर लिया, लेकिन ये एक बार ही तो शामिल होना चाहिए। तो जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं उन नंबर्स को अपन माइनस कर देंगे, तो ये भी तरीका अपन लगा सकते हैं। जो नंबर 2 और 4 दोनों से, 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब जो नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं उन सभी को क्या कर देंगे अपन? माइनस ना। तो ये माइनस का कर दिया, 10 + 20 + 30 +, अब देखो जो 100 है, 100 भी दोनों में शामिल हो गया था ना, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? एक बार माइनस कर दिया, ताकि ये एक बार ही काउंट हो, ठीक है। अब देखो ये हमें कैलकुलेशन करके बतानी है, कुछ भी नहीं है अब। तो देखो 2 यहाँ से यदि कॉमन ले लेंगे, 2 यदि कॉमन लिया तो क्या बना? सीरीज 1 + 2 + 3 + 5, और ये कहाँ तक? ये जाएगी 50 तक। और ये हमें पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो कितना होता है? n × n + 1/2। तो 50 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 × 51/2, ठीक है। प्लस यहाँ से 5 यदि कॉमन ले लेंगे तो 5 तो ले लिया कॉमन, 5 तो ले लिया कॉमन, और जहाँ से देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + 2 + 3, और ये कहाँ तक जाएगा? ये 20 तक जाएगा। तो देखो ये बन गया 21 × 20/2। फिर माइनस का साइन, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लिया यहाँ से कॉमन?
10 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या मिला 1 + 2 + 3 प्लस और ये कहाँ तक 10 तक ना, तो 10 तो कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 10 × 11/2। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन करनी है हमें यहाँ से, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2550 प्लस का साइन, यहाँ से देखो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 1050 और ये माइनस का साइन, यहाँ से मिलेगा आपको देखो कैलकुलेशन करने पर 550। अब देखो ये सीधा माइनस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 2000 प्लस 1050, तो ये आ जाएगा 3050। ये 3050 कौन से में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें अपन, तो आपके पास इंटरवल गिवन है कितना, -π से π के बीच में इंटरवल है और इस इंटरवल में इक्वेशन दी गई है ये, और इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन करके बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो सीरीज बन रही है ये जीपी सीरीज ही तो है, देखो 1 + mod of cos x + mod of cos स्क्वायर x, जीपी तो है ये। तो इस जीपी सीरीज का मैं क्या निकाल लूंगा, इस जीपी सीरीज का मैं इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम हो रहा है ये सम अपन निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला होता है a/1 - r, जहां a कितना है फर्स्ट टर्म, तो लिख दिया मैंने 1/1 - r। कॉमन रेशियो कितना है इसका, mod of cos x ही तो है, तो mod of cos x लिख दिया मैंने कॉमन रेशियो, और ये किसके बराबर है, ये 4 की पावर 3 है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 6। ठीक है, इसी तरीके से 8 को भी अपन लिख देंगे, तो 8 को लिखा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। अब देखो 2 की पावर 2 मतलब बेस इक्वल है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में समान हो जाएंगे, तो यहाँ से देखो ये बनेगा 3/1 - mod of cos x = 6, यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल, तो आपके पास 1 - mod of cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/2, तो mod of cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास कितनी, 1/2। अब देखो mod of cos x यदि 1/2 है तो cos x की वैल्यू एक बार तो अपन पॉजिटिव मान लेंगे और cos x की एक बार वैल्यू अपन नेगेटिव मान लेंगे। तो cos x एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव करने पर हमें यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, पॉजिटिव करने पर तो ये +-π/3 बनेगा और नेगेटिव करने पर ये +-2π/3 बनेगा। तो +-π/3 और +-2π/3 कौन से में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो x, y, z तीनों नंबर्स किस में हैं आपके पास, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हैं। x, y, z यदि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो इसको अपन लिख सकते हैं y² = xz, ये बना सकते हैं ना। इसी तरीके से इसने हमें ये दे दिया कि a की पावर x = b की पावर y + c की पावर z, ये किसके बराबर है, ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, तो आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा ये हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, पूरी इक्वेशन में यहाँ से log ले सकते हैं क्या, तो देखो ये बनेगा, log लिया तो पावर्स बेस मल्टीप्लाई में आ जाएंगी ना, तो x log a = y log b और ये इक्वल होगा z log c, और ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो इन तीनों को मैं एक कांस्टेंट k के बराबर भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसने हमें पूछा है कि इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है, तो देखो x y z के बीच में अब हमने रिलेशन निकाल लिया है कितना, y² = xz। यदि हमें यहाँ से x y z तीनों की वैल्यू मिल जाए, इस रिलेशन से हमें x y z तीनों की वैल्यू मिल जाए और वो वैल्यू हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकलते आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x y z निकालना है, तो यहाँ से यदि x निकाल लेंगे तो x कितना आएगा, k/log a, y कितना आएगा, k/log b, और इसी तरीके से z कितना आएगा, यह आएगा k/log c। ठीक है, ये तीनों वैल्यू निकाल ली। अब देखो ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो y² का मतलब k² log b का स्क्वायर = x × z, x कितना है, k/log a, और z कितना है, k/log c। अब देखो k² से k² कैंसिल, तो 1/log b का स्क्वायर = आ जाएगा 1/log a × log c, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो log b है, या फिर इसको ये लिख दो, चलो जो स्टेटमेंट दिया है इसके हिसाब से ही हमें निकालना है, तो log a को यहाँ पर ले आएंगे, तो देखो log a/log b ये आ जाएगा किसके बराबर, log b/log c। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं log b बेस में a। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं,
अपन लिख देंगे इसको log b बेस में a होगा, और ये क्या होगा log c बेस में b, log c बेस और ये b। ये हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, तो ये हमें स्टेटमेंट मिलेगा, ये प्रॉपर्टी हमें मिलेगी log b बेस में a कौन से में आ रहा है, और log c बेस में b, सी बेस में भी। देखो ये ऑप्शन नंबर 3 में हमें मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि बात करें अपन, तो देखो यहाँ पर इसने दिया है हमें जो ए बी सी तीनों नंबर हैं, ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। यदि आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आप मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। कैसे, देखो ए बी सी को आप अज्यूम कर लोगे कितना, 1/2 1/3। अब इतनी तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, 1/2 और 1/3 एज्यूम कर लिया। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो देखो 1/a को लिख दिया मैंने 1, प्लस 1/b को लिख दिया मैंने 2, माइनस 1/c को लिख दिया मैंने 3। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट में ही वैल्यू 0 बन गई। क्या बन गई, ब्रैकेट में ही वैल्यू 0 बन गई। अब इस ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू आए हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यदि ये 0 बन गया है तो ये पूरी कैलकुलेशन क्या बना लेगा, ये पूरी कैलकुलेशन 0 ही तो बनेगी। और यदि ये पूरी कैलकुलेशन 0 बनेगी तो ऑप्शन में हमें ए बी सी की ये वैल्यू रखने पर जो ऑप्शन हमें 0 आंसर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन को चेक करके देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 4/ac, तो 4/a से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। c की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा ना। और 3/b², 3 × b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये माइनस का साइन है ना, 3 × 4। अब देखो ये 0 आ रहा है ना, ये 0 ये दिया जाएगा, तो 0 ही हमें आंसर चाहिए। तो जो 0 ऑप्शन हमें देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैक्सिमम से ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, जिसको आप आराम से एग्जाम में एकदम बोनस की तरह लेकर इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि ए बी सी डी ऐसी असमान वास्तविक संख्याएं हैं कि ये जो कैलकुलेशन दी गई है ये क्या है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तब आपको ए बी सी डी का मान निकाल के बताना है कि जो ए बी सी डी चारों नंबर्स हैं ये किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे कि एचपी में होंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है, बस ये कैलकुलेशन हमें करनी है। देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, a² p² बना, कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन करनी है। a² p² प्लस b² p² प्लस c² p², फिर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2cd। अच्छा, साथ में p भी है क्या, तो p को भी अपन साथ में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने p, यहाँ पर p और यहाँ पर p, प्लस b² प्लस c² प्लस d² और ये लेस देन इक्वल टू 0, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में कुछ ना कुछ बन रहा है क्या, ये एक्सपेंशन मतलब कुछ शॉर्ट फॉर्म में बनेगा क्या। अब देखो यहाँ से देखते हैं अपन, ये बन जाएगा AP है यहाँ पर। ठीक है, ये भी AP में है और ये देखो b² है। इन तीनों स्टेप को लेंगे अपन, a² p² प्लस b² माइनस का 2abp। क्या इसको अपन इसको अपन AP माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको अपन AP माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये ले b² p² माइनस का 2bcp और ये प्लस का c², इसको अपन लिख सकते हैं bp माइनस c का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आगे बनेगा अपने पास pc माइनस d का होल स्क्वायर। क्या बना, pc माइनस d का होल स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है सभी में, इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। 3 पॉजिटिव नंबर्स को अपन यदि ऐड करेंगे, 3 पॉजिटिव नंबर्स को यदि ऐड करेंगे अपन, तो ये ना तो 0 आएगा, है ना, ना तो 0 आ सकता है यदि ये पॉजिटिव हैं, मतलब ये 0 से बड़े हैं, तो ये ना तो ये लेस देन तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों नंबर ही पॉजिटिव हैं, तो लेस देन तो ये किसी भी हालत में नहीं होगा। लेकिन ये 0 के बराबर हो सकता है, और 0 भी ये कब होगा, जब ये वैल्यू भी 0 आए पूरी, ये वैल्यू भी पूरी 0 है और ये वैल्यू भी पूरी 0 है। सिर्फ एक ही कंडीशन होगी। ठीक है, लेस देन 0 तो ये किसी भी हालत में नहीं होगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये वैल्यू भी 0 हो, ये वैल्यू भी 0 हो और ये वैल्यू भी 0 हो। तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे AP माइनस B यदि 0 आएगा तो P की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, क्या मिलेगी, B/A। यहाँ से P निकाल लेंगे C/B, यहाँ से भी अपन P निकाल लेंगे D/C। तीनों वैल्यू बराबर कर सकते हैं क्योंकि तीनों P के ही मान है, तो B/A इज इक्वल टू C/B इज इक्वल टू D/C। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा,
यहाँ से देखो हमें इंटरेस्टिंग मिलेगा कुछ, जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आपका ए सी के बराबर है। ये एक तो ये हमें मिला कि जो बी स्क्वायर है ये ए सी के बराबर है। एक हमें मिला जो सी स्क्वायर ये बी डी के बराबर है, सी स्क्वायर है ये बी डी के बराबर है। और ये हमें कब मिलेगा, जब ए बी सी डी चारों नंबर्स किस में आए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आए। क्यों आए, देखो यहाँ से लिख के देख लेते हैं, ए बी सी डी, यदि ये चारों नंबर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हैं तो मैंने बताया था जो बी स्क्वायर है ये तो ए सी के बराबर होगा, बी स्क्वायर ए सी, और बी सी डी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो जो सी स्क्वायर है मिड टर्म का स्क्वायर है ये दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के ये बराबर होता है। तो ये कंक्लूजन हमें यहाँ से ज्योमेट्रिकल सीरीज का ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि दो संख्याओं के हरात्मक माध्य तथा गुणात्मक माध्य में 12:13 का अनुपात है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, 2ab/a+b होता है। इसी तरीके से गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, √ab ना, √ab, ये मैंने लिख दिया। और इनका अनुपात इसने कितना दिया है, 12/13, ये मैंने कर दिया। आपको निकालना क्या है, a अनुपात b का मान निकालना है, मतलब a/b की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो 2 से ये 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, √ab से ये √ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास √ab/a+b मिला, जो कि कितना आया, 6/13 आ गया। ठीक है, अब इससे आप a/b कैसे निकाल सकते हो, देखो इससे आप a/b निकाल सकते हो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। इसका रेसिप्रोकल लेके अपन दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखो रेसिप्रोकल लिया तो देखो होल स्क्वायर करने पर मिलेगा हमें a² + b² + 2ab, तो हमें मिला न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा √ab का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये ab, यहाँ से देखो 169/36। ठीक है, ab को अपन सेपरेट बना देंगे तो देखो यहाँ तो बनेगा a/b प्लस b/a प्लस 2 = 2। अब 2 को अपन साथ में इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो 169 - 36 माइनस का 2, इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो 36 एलसीएम आ जाएगा, और 169 में से अपन 72 माइनस कर देंगे तो देखो a/b प्लस b/a = 169 में से 72 यदि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 97, क्या 97/36। अब देखो आपको a/b की वैल्यू निकालनी है, और ये देखो b/a एक्स्ट्रा में ऐसे ही आ रहा है, तो क्या अपन इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो a/b है इसको अपन x मान लेंगे। ठीक है, a/b को मैंने मान लिया x, तो ये ऐसा ही तो है, x + 1/x = 97/36। अब देखो ये अपन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको अपन बाई ऑप्शन से बना के देख सकते हैं। तो देखो 1 और 2 के लिए यदि करेंगे तो x की जगह देखो, x की जगह मैं 1/2 पुट कर रहा हूं, तो देखो क्या 1/2 + 2 ये इतना आएगा क्या, ये नहीं आएगा। ठीक है, 2/3 के लिए करते हैं तो देखो 2/3 + 3/2 ये भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अपन 3 और 5 के लिए करते हैं तो देखो ये भी हमें नहीं मिलेगा। 4/9 के लिए करते देखते हैं तो देखो 4/9 + 9/4 ये कैलकुलेट करो तो 36 एलसीएम, और 81 + 16 ये कितना मिला हमें, 97/36 ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन में हमें बेसिक से सोल्व करते हुए भी हमें बाई ऑप्शन टेक्निक लगानी पड़ेगी, ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो और हम जल्दी से एग्जाम में ऑप्शन जो आंसर है वो जल्दी से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, एक क्वेश्चन बच गया क्या पीछे, देखो आपके पास ये है 1/1 + √x, ये है, आप ये आराम से सोल्व कर सकते हो। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एपी में सोचेंगे कि ये नंबर एपी में हो सकते हैं, एपी में नहीं आएंगे तो ये अपन जीपी वाला फॉर्मूला लगाए देखेंगे, जीपी में भी नहीं आएंगे तो अपन एचपी वाली टेक्निक लगाए देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किस में ट्राई करेंगे अपन कि ये नंबर एपी में हो सकते हैं। ठीक है, तो एपी में देखने के लिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो, मतलब इन दोनों को माइनस ही करना है, और जब आप माइनस करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, और यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ये नंबर्स किस में आएंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आएंगे। ये क्वेश्चन देख लो, यदि दो संख्याओं a तथा b के मध्य एक समांतर माध्य a है। ठीक है, a b आप कोई भी दो संख्याएं अज्यूम कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स आप मान सकते हो। ठीक है, तो a को चलो मैंने मान लिया कितना, चलो a को मैंने मान लिया कितना 2। ठीक है, b नंबर्स को मैंने मान लिया कितना, b को कुछ भी मान लो, चाहे 6 मान लो, 8 मान लो, तो इसको मैंने मान लिया 6। ठीक है, a और b दोनों नंबर्स के बीच में क्या है, समांतर माध्य क्या है a। अब यहां से समांतर माध्य निकाल सकते हैं, 2 और 6 का समांतर माध्य क्या निकलेगा, 4। ठीक है, तो आपके पास ये तो वैल्यू स्मॉल a आ गया,
ये कैपिटल ए आ गया और ये वैल्यू स्मॉल बी की आ जाएगी। तथा इनके मध्य n समांतर माध्य का योग s है, n समांतर माध्य का योग, इन नंबर्स के बीच में अपन n समांतर माध्य भी मानेंगे। अब n क्या निकलेंगे वो हम 2 और 6 नंबर से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार इन नंबर्स को मैं फिर से लिख रहा हूँ, 2 लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा 6, और इनके बीच में समांतर माध्य क्या बनेगा, देखो 2 के बाद में 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, यही तो बनेगा। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी मिली, n हमें 3 तो मिला ना, क्योंकि इन 2 और 6 के बीच में 3 ही समांतर माध्य आ रहे हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ये स्मॉल a है, कैपिटल A की वैल्यू आपके पास 4, स्मॉल b की वैल्यू है आपके पास 6। तो आपको क्या निकालना है, जो योग है s की वैल्यू भी निकाल लेंगे अपन। अब n समांतर माध्य, इन तीनों का योग कितना बनेगा, ये s बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 12। सभी वैल्यूज हैं आपके पास, तो जो ये पूछ रहा है वो अपन निकाल के दे सकते हैं, चाहे ये कुछ भी पूछे। s अपॉन ये a निर्भर करेगा, तो s अपॉन कैपिटल A कितना है 4, s अपॉन कैपिटल A कितना आएगा 3। ये किस पर निर्भर कर रहा है, तो देखो ये निर्भर कर रही है आपकी, देखो 3 आ रहा है यहाँ से, और n की वैल्यू भी कितनी है 3, इसका मतलब ये डायरेक्ट n पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से देखो ये s अपॉन a डिपेंडेंट ऑन n। यदि ये नहीं समझ में आया तो आप ये वैल्यू आप चेंज करके भी देख सकते हो। देखो ये वैल्यू आप चेंज करके कैसे करोगे, देखो मैंने मान लिया यहाँ से 2 से एक कम नंबर ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, और 6 से एक बड़ा नंबर ले सकते हैं, मैंने ले लिया 7। 1 और 7 का आपके पास समांतर वो निकल जाएगा, समांतर माध्य कैपिटल A निकल जाएगा, कितना निकलेगा 1 और 7 के मध्य 4 ही निकलेगा ना, 4 यहाँ से आ गया। फिर देखो इनके बीच में समांतर माध्य कितने बनेंगे, 1 2 3 4 फिर 5 और ये 6। यहाँ पर n की वैल्यू देखो चेंज हो जाएगी, कितनी बनेगी, n की वैल्यू 5 और s की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से देखो 5 और 5 10, मतलब s यहाँ से क्या मिला हमें, इनका जब सम करेंगे तो ये कितना आएगा 5 9 और ये 20, ठीक है, s की वैल्यू 20 आ गई। अब देखो s अपॉन a निकालना है, s अपॉन a, ये देखो कितना बना, s की वैल्यू 20 है, a की 4 है, तो देखो s अपॉन a, ये 5 ही तो मिला। अब देखो n की वैल्यू भी 5 है और ये भी 5 आ रहा है, इसका मतलब जो s अपॉन a है ये हमेशा n के ही बराबर रहेगा, ठीक है। तो यही हमें राइट आंसर निकाल के देना है। अगला क्वेश्चन देखो 69 नंबर, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y और c की पावर z आपस में बराबर हो तो आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या चेंज था थोड़ा, उसमें यह था कि जो x y z है ये शायद गुणोत्तर श्रेणी में दिए गए थे, यहाँ पर इसने दे दिया a b c गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो देखो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, वहां पर अपन लोग लेके कर रहे थे लेकिन यहाँ पर लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसने a b c को गुणोत्तर श्रेणी में दिया है, वहां पर था अपने पास x y z गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। तो यदि a b c गुणोत्तर श्रेणी में है तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो b स्क्वायर है ये ac के इक्वल में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखो जो a की पावर x है ये b की पावर y और c की पावर z, ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हैं, इक्वल। अब देखो हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू चाहिए, वहां पर एक्स वाई जेड तीनों गुणोत्तर श्रेणी में थे तो हमने एक्स वाई जेड निकाला। अब यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यदि लॉग ले लेंगे इसमें तो लॉग लेने के बाद में तो ये जो ए है ये लॉग के अंदर बंद हो जाएगा, बी भी लॉग के अंदर आ जाएगा, सी भी लॉग के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब हमें ए बी सी आसानी से नहीं निकलेंगे। तो मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को मैंने एक जो कांस्टेंट वैल्यू है के इक्वल में मान लिया, ठीक है। अब देखो एक को मैं अब आराम से यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। ए यहां से क्या निकलेगा, ए यहां से के की पावर 1/x निकल जाएगा क्या। इसी तरीके से बी यहां से के की पावर 1/y निकलेगा और सी यहां से के की पावर 1/z। ये तीनों वैल्यू हमें यहां से निकलते आ जाएंगी। ए बी सी तीनों आ गए। इक्वेशन हाँ आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर यदि वैल्यू पुट कर देंगे तो बी का मान कितना है, बी स्क्वायर मतलब के की पावर 2/y, के की पावर 2/y इज इक्वल टू ए कितना है, के की पावर 1/x और के की पावर 1/y। अब देखो बेस दोनों में इक्वल है तो यहाँ से कंपैरिजन करके अपन लिख सकते हैं कि जो 2/y है ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/y के पावर्स यहाँ से ऐड हो जाएंगी ना। मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस समान है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। तो 1/x प्लस 1 आ गया। और ये कब आता है, जब x y z तीनों किसमें हो, किसमें हो, हरात्मक श्रेणी में, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। ये मैंने इसका आपको एक जनरल फॉर्मूला है, इसकी जनरल जो ट्रिक है ये भी मैंने आपको कल वाली क्लास में ही एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे से। आशा करता हूँ ये चीज़ आप वहाँ से समझ गए होंगे। यदि ये चीज़ नहीं समझ में आए तो आप फिर से कल वाले वीडियो में, चाहे लेक्चर नंबर 7 था वो, है ना, लेक्चर नंबर 7 में जाके ये आप अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ से सीधा ही बता रहा हूँ आपको कि जो 0.4, ये जो 2 और 3 पर पॉइंट लगा है, 2 पर भी पॉइंट है, 3 पर भी पॉइंट है, इसका मतलब जो 2 और 3 हैं यही क्या होंगे, आपस में रिपीटेड होंगे, ठीक है, 4 रिपीट नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपन पॉइंट भी हटा देंगे और बार भी अपन हटा देंगे, तो नंबर्स क्या है वो लिख देंगे एज इट इज। तो नंबर है आपके पास 4 2 3, ठीक है। अब पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम कोई भी नंबर इसमें से माइनस भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4 2 3 अपॉन पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स पर बार आ रहा है उतने हम क्या लिखेंगे, 9। तो 2 नंबर पर बार आ रहा है तो 2 बार 9 लिख दिया। जितने नंबर्स पर बार नहीं आ रहा है उतने क्या लिखेंगे, 0। तो एक नंबर पर बार नहीं आ रहा है तो ये मैंने लिख दिया। तो 4 2 3 अपॉन 990 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की सेशन का, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें, आरवें तथा एसवें पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो आपको पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस निकालने होंगे कि ये किस में होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक समांतर श्रेणी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये मैंने मान ली समांतर श्रेणी। इसका आपको पीवा, क्यूवा, आरवा और एसवा, मतलब ये पी क्यू आर एस आपको इस हिसाब से उठाने हैं समांतर श्रेणी में से, ताकि उठाए गए पद मिलकर क्या बना ले, आपस में गुणोत्तर श्रेणी बना लें, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में इजी सा ही मानूंगा, ये मैंने मान ली गुणोत्तर श्रेणी 1 2 और 4 और 8, ये गुणोत्तर श्रेणी मान लेंगे। अब देखो जो सीरीज हमारे पास थी समांतर श्रेणी वो 1 2 3 4 5 6 यही तो थी, और वहां पर ये जो पद होंगे ये भी पहला पद होगा उस सीरीज में, जो 2 आएगा वो दूसरा पद होगा, 4 आएगा वो उस सीरीज का चौथा पद होगा, और जो 8 आएगा वो उस सीरीज का 8वां पद होगा। तो आपके पास यही पी आ जाएगा, यही क्यू आ जाएगा, यही आर आ जाएगा और यही एस की वैल्यू आ जाएगी। पी क्यू आर एस चारों नंबर आ गए तो पी माइनस क्यू निकाल लेंगे। पी माइनस क्यू कितना निकलेगा, पी माइनस क्यू यहाँ से आपको -1, क्यू माइनस आर कितना मिलेगा -2, आर माइनस एस कितना मिलेगा -4। ये नंबर बताने हैं कि किस सीरीज में होंगे। तो ये नंबर देखो, ये जो नंबर है -1 -2 -4 ये किस सीरीज में आ रहे हैं, एपी में तो नहीं आ रहे, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो जीपी में ट्राई करते हैं। जीपी में ट्राई करने से क्या होता है, जो बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 है स्क्वायर 4, और ये किसके इक्वल में आना चाहिए, -1 इंटू -4। तो देखो ये 4 के इक्वल में आ रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा, जीपी जो है अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि कोई भी डाउट है आज के सेशन से तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं हर एक जो क्वेश्चन पूछते हो हर एक क्वेश्चन का मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी देता हूं, ठीक है। अगर इस सेशन में भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर पिछले वाले क्वेश्चन सेशंस में कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना जो क्वेरीज हैं वो आराम से रख सकते हैं, ठीक है। यदि ये सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोज़ को आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। और जो आपको SR सैनी बुक का सॉल्यूशन है ये आपको फ्री में यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से अच्छे से मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।